हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हेड बैंगिंग। सर को दीवार पीटना, से। दीवार पे या किसी ऑब्जेक्ट पे पीटना, जो कि काफ़ी कॉमन बिहेवियर है। बट बिफोर हम ये वीडियो को बिगिन करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा वीडियोस किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस या इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं करते। सो ये एक ब्रीफ, एक जनरल आइडिया आपको देते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपका बच्चा हेड बैंगिंग से सफ़र कर रहा है तो जो राइट एडवाइस देने की जो अल्टीमेट पर्सन है वो है आपका डॉक्टर। सो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो है, बट हर बच्चा अपना यूनिक होता है एंड रीज़न सबके डिफरेंट हो सकते हैं। तो हेड बैंगिंग जो है एक बहुत ही सरप्राइजिंगली कॉमन चीज़ है एक्चुअली। बहुत बच्चे करते हैं, रेगुलर चिल्ड्रन करते हैं, सब करते हैं। एंड बेबीज में तो 20% बेबीज करते हैं, एंड 20% बेबीज एंड टॉडलर्स। एंड वो पर्पसफुली करते हैं, उनको समझ आता है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड इसमें जो लड़के होते हैं उनका, जो उनकी संख्या होती है वो 3 times मोर देन गर्ल्स होती है टू बिहेव इन दिस वे, टू एंगेज इन दिस हेड बैंगिंग। ना हेड बैंगिंग जो होती है वो बच्चा जब 6 महीने का होता है तब से शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जब करते हैं वो होता है 18 to 24 months, दैट इज़ 1.5 साल की से 2 साल की उम्र तक। अब ये हैबिट काफ़ी स्ट्रेच भी हो सकती है, काफ़ी महीने तक स्ट्रेच हो सकती है, या बहुत चीज चिल्ड्रन उस आउटग्रो कर जाते हैं, निकल जाते हैं उस बिहेवियर से, जब तक वो 3 या 4 साल के होते हैं। बट ये बिहेवियर एक्सटेंड हो सकता है और हो जाता है कई बार, स्पेशली उन बच्चों में जिनमें ऑटिज्म हो, जो ऑटिज्म से सफ़र कर मतलब जिनकी कंडीशन जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो इस चीज़ में पड़ सकते हैं और उनका बिहेवियर काफ़ी देर तक चल सकता है, हेड बैंगिंग का। सो अब हम समझेंगे कि कोई पॉसिबल रीजंस क्या है हेड बैंगिंग के। एक तो है सेंसरी प्रोसेसिंग। सेंसरी प्रोसेसिंग पे हमने एक अलग पूरी प्लेलिस्ट डेडिकेट की हुई है, तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि वो एक बार पूरी प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा कि सेंसरी बिहेवियर्स क्यों होते हैं, किस टाइप के सेंसरी बिहेवियर्स होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो उस प्लेलिस्ट में ज़्यादा डिटेल में समझाई गई है। सो अब हेड बैंगिंग में एक तरह का रिदमिक फिजिकल मूवमेंट है। कोई भी मूवमेंट जिसमें एक रिदम बनी हो, जैसे कि आप ऐसे रॉक कर रहे हैं चेयर पे या स्विंग कर रहे हैं, तो ये रिदमिक मूवमेंट होता है। जब बच्चा अपने मदर के वूम में होता है, तभी भी जब मदर मूव करती है तो बच्चा अंदर रॉक करता है। सो उसको एक रिदमिक मूवमेंट की आदत होती है। जब बच्चा बाहर आता है, जब मदर उसके साथ खेलती हैं, उसको अपने गोद में झुलाती हैं, तो उसको वो रिदमिक मूवमेंट मिलता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको वो जो रॉकिंग सेंसेशन या रिदमिक मूवमेंट है वो प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप होता है। जो उनके वेस्टिबुलर सिस्टम इन द ब्रेन, वेस्टिबुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, वो सिस्टम है जो मोशंस में। मोशन से और बैलेंस से रिलेटेड है। हम कहते हैं डिफरेंट सेंसेस है। हम लोग जनरली सेंसेस की बात करते हैं तो आईज, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट की बात करते हैं, बट और भी सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें से एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो बेसिकली बॉडी को बताता है, मोशन एंड बैलेंस में सपोर्ट करता है। सिमिलरली एक प्रियोसेप्टिव सिस्टम होता है, एंड वो बॉडी को बताता है कि वो स्पेस में किधर है। मतलब अगर मैं आँख बंद करके बंद कर लूँ, तभी मुझे पता होगा कि मैं सीधा खड़ा हूँ, टेढ़ा हूँ, लेटा हुआ हूँ, स्पेस में मैं किधर हूँ। सो ये जो आपके रॉकिंग मूवमेंट है, इन दोनों सिस्टम्स के लिए को सपोर्ट करते हैं। एंड वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक स्लाइडिंग, स्विंगिंग, राइड, जब बच्चा साइकिल चलाता है, ये सब उनको ये सेंसरी इनपुट्स मिलते हैं ड्यूरिंग प्ले। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चा जो ऑटिज्म है जिनको, वो या तो हाइपर सेंसिटिव होता है या हाइपो सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसको या तो कोई सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है देन रिक्वायर्ड, या बहुत कम मिल रहा है।
तो अगर बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है अंडर स्टिमुलेट हो जाए, मतलब कि ही और शी रिसीव्स लिमिटेड और नो सेंसरी इनपुट फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, उस केस में बच्चा क्या करेगा, वो अपना हेड बैंग करेगा टू इंक्रीज वो स्टिमुलेशन को इंक्रीज करने की फीलिंग को हेड बैंग करेगा। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर बच्चा है जिसका नर्वस सिस्टम ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो वो ओवर स्टिमुलेशन को काउंटर करने के लिए एज ए कंफर्टिंग बिहेवियर आपका हेड बैंग करेगा। फिर आता है पेन। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रूल आउट करें कि किसी भी ऑर्गन में या फिजिकल में या मेडिकल रीजन से अगर बच्चे को पेन हो रहा है, जैसे कान में पेन हो रहा है या सर दर्द हो रहा है या टूथ एक हो रहा है, उसकी वजह से भी बच्चे हेड बैंग करते हैं। उससे क्या होता है कि इट इज़ एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है बच्चे को कि वो जो ऑलरेडी पेन उनसे एक्सपीरियंस हो रही है वो कुछ और ही लेवल का उसमें उसको एक सुकून मिलने लगता है एक्चुअली बच्चे को, कि अगर वो हेड बैंग करे तो ये काइंड ऑफ बिहेवियर उसको एंगेजिंग लगता है कि एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो दूसरी चीज़ करता है, दैट इज हेड बैंगिंग, और वो भी सिर्फ पेन को हटाने के लिए, उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। फिर आता है इसमें एक मैं बताना चाह रहा था, अगर आप एज अडल्ट हम भी अपने बारे में बात करें, कभी में सर को दर्द होता है, हेड एक हो रहा होता है, सो हम कहते हैं सर दबा दो, और मतलब अगर नॉर्मल केस में हम सर को ज़ोर से दबाएंगे तो हमें दर्द होगा, बट अब ये देखिए कि जब हमें ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है और उसके बाद कोई सर दबा रहा है, मतलब दर्द ऑलरेडी है प्लस और हम दर्द मांग रहे हैं, तो वो एक्चुअली में और अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली उस टाइप का आपका बच्चे का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। फिर आता है अ वे टू सीक अटेंशन। हम बच्चों को अटेंशन चाहिए होता है, इन बच्चों को भी चाहिए होता है, तो वो अगर कंटिन्यूसली हेड बैंग करेंगे हम उनको नोटिस करेंगे, उसमें हमारा अटेंशन भी होएगा उनके ऊपर, हमारी पूरी फोकस उनके ऊपर रहेगी, हम पूरा टाइम एक्शन भी लेते रहेंगे, और एक साइकिल बन जाता है उधर कि ये हमें हेड बैंग करेंगे तो हमें पेरेंट्स से अटेंशन मिलेगी, हेड बैंग करेंगे हमें इससे अटेंशन मिलेगी। तो जब ऐसी बात होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, तब आपको डेफिनेटली हेल्प सीख करनी चाहिए एक प्रोफेशनल की, एक डॉक्टर की, जो इस इंटरवेंशन, बिहेवियर इंटरवेंशन को सपोर्ट कर सके, एक्सटेंड कर सके और आपकी हेल्प कर सके। फिर एक और रीज़न होता है फ्रस्ट्रेशन। अगर हम सब जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा नॉन वर्बल है या लिमिटेड वोकैबुलरी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो हम बहुत देखते हैं बच्चों में अलग अलग तरह के बिहेवियर्स होते हैं जिसमें वो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं। ठीक है, उनके इमोशनल लेवल बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनको अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं थ्रू डिफरेंट बिहेवियर्स, एंड उनमें से एक हेड बैंगिंग भी एक तरह का बिहेवियर हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से, थेरेपिस्ट से, अदर प्रोफेशनल्स से इन टच रहें टू फर्दर एक्सप्लोर कि क्या रीज़न है कि जो एक्चुअली हेड बैंगिंग का जो बिहेवियर ट्रिगर कर रहा है, जो आपके बच्चे के लिए यूनिक हो। हमने ऊपर 4-5 जनरल पॉइंट्स बताए हैं, बट इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो सकते हैं जो आपका बच्चे का डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन बेटर आपको समझा पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, बट वो केस टू केस वैरी करेगा किस रीज़न से बच्चा हेड बैंग कर रहा है। सो सम ऑफ द थिंग्स जो आप कर सकते हैं, खुद मत ट्राई करिएगा, प्लीज़ डॉक्टर से एडवाइस करिएगा। एक है कोई इसके कोई फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर वो अपने आप को बार बार किसी दीवार है या कोई ऐसा डोर है या कोई ऐसा एक स्पॉट है जहाँ पर वो अपने आप को बार बार अपना हेड बैंग करता है, वहाँ पर आप कोई एक सॉफ्ट पैडिंग लगा सकते हैं। एक स्पेशल हेलमेट भी आते हैं बच्चों के लिए, वो इंश्योर करते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ वेट है हेड पे, नहीं कि बहुत हैवी आपने हेलमेट पहना दिए। स्पेशल बच्चों के हेलमेट्स आते हैं जो इस तरह की सिचुएशन के लिए होता है, जो डॉक्टर एडवाइस करता है, तो ये भी अगेन डॉक्टर की एडवाइस पर ही बच्चे को देने से हेल्प कर सकता है। फिर आता है आप यूटिलाइजेशन ऑफ वाइब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो पूरा एक्टिवेट कर देते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम को, और आपके चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगता है, इनपुट मिलता है और सेफर एनवायरनमेंट में मिलता है। आपको पता है वाइब्रेशन से क्या होगा, कहीं वो अपने आप को हर्ट तो कर नहीं पाएंगे, एंड सेफर एंड मोर फंक्शनल वे है ये।
इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे सिर्फ उतने लिमिटेड नहीं है, जैसे स्टफ टॉयज होते हैं वाइब्रेट करते हैं, टूथब्रशेस होते हैं उनके दांतों के लिए वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटिंग पिलोज होते हैं, वाइब्रेटिंग मसाजर्स होते हैं, सब ट्राई करिएगा, लेकिन ये सब अपने डॉक्टर के कहने पे करिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से ये सब मत करिएगा, हमें नहीं पता इससे क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल सेफ है, ये ज़रूर उनसे करिएगा एडवाइस पे। फिर आप अपने बच्चे को रॉकिंग चेयर पे भी बिठा सकते हैं, वो बच्चों को अच्छा लगता है, घर पे या स्कूल में जहाँ पे उसको बहुत ही सुकून मिले वो सुकून से अपना रॉकिंग चेयर यूज़ करें। जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट के लिए होना चाहिए, हमेशा याद रखिए बच्चे की सेफ्टी कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में। फिर आता है योगा बॉल। योगा बॉल हम यूज़ करते हैं घर पे, तो आप भी यूज़ करिए, या मतलब अगर हमें लगता है बच्चे को खेलने के लिए, उसको इस वेस्टिबुलर इनपुट देने के लिए एक प्रॉपर बॉल लीजिए जो बड़ी वाली होती है, उस पर बच्चा खेलता है, वो अपना बैलेंस बनाना सीखता है, उसको एंगेज कर सकते हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा है योगा बॉल से कि हमारा बच्चा एक एक्चुअली एक तरह की बॉल आती है, इसमें वो हैंडल भी बना होता है, तो उस पर बैठ जाता है और हैंडल को पकड़ लेता है और उसी पे वो अप एंड डाउन उछलता है, तो ये उसको बहुत उसको एक तरह से इनपुट मिलता है इसमें। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो बच्चा खुद करता है, एंड वो काफ़ी कुछ मतलब जिम्नास्टिक की चीज़ें भी काफ़ी कर लेता है, ऐसा लगता है कभी कभी अपने आप को ओटी दे रहा हो, तो वो भी काफ़ी अच्छे से कर लेता है, काफ़ी चीज़ें सीखता है ओटी से, करता है और फिर करके आके ट्राई करता है। फिर आता है आप उनको उनकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज कराइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन बच्चों को इनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसको सिर्फ मतलब दीज रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज आपके प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे चिन अप्स या चिन डाउन्स करके, या लिफ्ट कराइए उससे कुछ लाइट वेट में, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए, उनको अवेयरनेस उनकी बहुत बढ़ती है कि मेरे हाथ में कुछ है, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ है, मैं उसको सपोर्ट लेके उसको सब बिल्कुल अच्छे से पकड़ के कुछ कर रहा हूँ, ताकि मुझे ना लगे, ना कि मैं कहीं गिरूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपके बच्चे के साथ आपने हेड बैंगिंग का इंसिडेंस एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए कि आपने कैसे इसको हैंडल किया है। हमारे साथ टचवुड ये इंसिडेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ही रेयर था, जब ये बहुत ही छोटा था तो मुझे याद है, बट आई थिंक इसके दो रीजंस हम कह सकते हैं कि ये तो ओटी में उसको रेगुलर सेंसरी इनपुट्स मिलते रहते हैं, प्लस वो डेली इवनिंग में हम इंश्योर करते हैं कि वो पार्क जाके खेले जहाँ पर वो स्विंग करेगा, रॉक करेगा, क्लाइंब करेगा, तो उसकी वो उस तरह के जो प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट्स उसको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो प्रॉब्ली उस रीज़न की वजह से वो उस तरह सेंसरी इनपुट सीख नहीं करता। सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, एंड हम हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे फर्दर शेयर करिए किसी पेरेंट्स से, केयर गिवर से, जिससे आपको लगता है फ़ायदा होगा, और अपना कमेंट्स भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।